हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़। हम पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिज़न की, विखंडन की। अब आज हम एक दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, संलयन। ओके, वेरी सिंपली, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके अगर उनसे एक हैवियर न्यूक्लियाई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर पार्टिकल्स या अदर न्यूक्लियाई, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, संलयन। जैसे विखंडन में, फिज़न में बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होकर स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, ऐसे ही इन अ सर्टेन सेंस उसकी अपोजिट प्रोसेस है लाइटर न्यूक्लियाई, लेकिन ये बहुत लाइट न्यूक्लियाई होंगे। ओके, ये प्रोसेस अगेन अगर आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखें तो ये चीज़ क्वालिटेटिवली बड़े आराम से समझ आती है कि हो क्या रहा है। फिज़न में क्या हुआ था, बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होके दो मिड साइज न्यूक्लियस रफली इस रेंज का न्यूक्लियस, इधर कहीं का न्यूक्लियस ब्रेक होके, जिसका मास नंबर इस रेंज में है, वो ब्रेक होके इधर कहीं के न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहा है। उसका रीज़न, इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी ऑन एवरेज ज़्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा स्टेबल सिस्टम। ओके, तो ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो इनिशियल पार्ट होता है, जब ए बहुत स्मॉल होता है तो आपको पता है इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी स्मॉलर होती हैं। ओके, कर्व का पीक कहीं बीच में आता है और फिर बाद में फिर ग्रेजुअली डिके करता है। ओके, आयरन के कोबाल्ट के आसपास इसका मैक्सिमम आता है दिस। तो अगर हमारे पास बहुत लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ओके, जो पॉसिबली से इस रेंज में लाई कर रहे हैं, इधर कहीं लाई कर रहे हैं, तो वो कंबाइन होके, अगर वो कंबाइन होके हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे, हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे, तो मतलब आप इस कर्व में आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और आगे की तरफ जाने पे भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो ये है फ्यूज़न। ओके, बेसिकली फिज़न और फ्यूज़न दोनों में न्यूक्लियस की कोशिश ये है, जो चाहे ब्रेक हो रहे हैं या जो कंबाइन हो रहे हैं, वो ऐसे न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट करें जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के कहीं मिड में लाई करते हैं, क्योंकि मिड में जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो है मैक्सिमम है। ओके दिस, तो हायर बाइंडिंग एनर्जी अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी को अपनी इंप्रूव करने के लिए ये प्रोसेस हो सकती है। ओके दिस, इस चीज़ को हम थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी भी कहेंगे। ओके, दैट विल कम इन अ मोमेंट। यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियर फ्यूज़न का एक एग्जांपल लिखा है, 1H2 हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं, मैं कई बार सिंपली इसे डी भी कह सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो डी और टी भी मैं सिंपली कह सकता हूँ। ओके, तो 1H2 प्लस 1H2 दो अपने न्यूक्लियाई हैं, ओके, हाइड्रोजन के आइसोटोप के, तो ये कंबाइन होकर 1H3 प्लस 1H1 बना सकते हैं। ओके, ये D प्लस डी इक्वल टू टी, और ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, और इस प्रोसेस में लगभग 4 MeV एनर्जी निकलती है। कैसे, इसको अभी थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा, बट पहले अगर आप अगेन यहाँ पे हम मास डिफेक्ट की बात कर सकते हैं। जो हमारे इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये तीनों जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन, जो हैं उनके मासेस, एटॉमिक मासेस जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम इनिशियल जो दो हमारे न्यूक्लियाई हैं, या इनिशियल अगर आप उन्हें एटम्स ले लें, उनके साथ हर किसी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आप दे दें, तो एटॉमिक मासेस से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इनके एटॉमिक मासेस, एक ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास इतना है, इसका ट्वाइस ले लिया, इसमें से इसका और इसका एटॉमिक मास सब्ट्रैक्ट किया, तो एटॉमिक मास यूनिट्स में वो लगभग इतने के आसपास बनता है। और रिमेंबरिंग कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ ऑलमोस्ट 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर, जो कन्वर्जन फैक्टर है, तो लगभग ये 4.03 MeV, वहीं से ये फैक्टर मैंने लिखा है। अगर ये रिएक्शन होगी, और ये होती है, ओके, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हो क्या रहा है, 1H2 जहाँ भी सिट करता है, इधर कहीं बहुत नीचे सिट करता होगा, तो उसके बाद जो आपका न्यूक्लियाई बन रहा है ये वाला, इसकी बाइंडिंग एनर्जी मच मच हायर है। ओके, ये तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तो कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती अपने आप से एक, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज़ हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। कुल मिला के इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 4 MeV एनर्जी निकल रही है। ओके, ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ कैलकुलेट की, ये मास डिफेक्ट है। ओके, डेल्टा एम, अगेन मास डिफेक्ट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियली जो पार्टिकल्स कंबाइन हुए, उनका टोटल मास, जो बाद में आपके रिएक्शन के बाद जो पार्टिकल्स या न्यूक्लियाई जो आपको मिल रहे हैं, उनके मास से जितना ज़्यादा है वो है मास डिफेक्ट। ओके, अगेन ये प्रोसेस क्यों हुई है, क्योंकि मोर स्टेबल सिस्टम ऑन एवरेज, जो आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं ऑन एवरेज वो ज़्यादा स्टेबल है। कैसे हम स्टेबिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं, अरे भाई एनर्जी यहाँ एक्स्ट्रा मिल रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व के टर्म में आप ऑन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व में और डीपर सिट कर रहे हैं। मैं अगेन आपको रिमाइंड कराऊंगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्चुअली नेगेटिव होता है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में प्लॉट करना चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आप पोटेंशियल के मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है। तो यही जो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो है, यही इस सिस्टम की क्यू वैल्यू है। क्यू वैल्यू है 4.03 MeV। ओके, दैट इज़ इतनी एनर्जी, अगर ये रिएक्शन हो जाए तो इतनी एनर्जी इसमें रिलीज़ होगी। मैं हो जाए क्यों कह रहा हूँ उसको मैं अभी क्लैरिफाई करता हूँ, बट इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। और इस प्रोसेस में आप देखिए 4 न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व हैं।
ओके 1H2 के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो 2 हैं, तो कुल मिलाकर 4 न्यूक्लियॉन्स। तो ऑन एवरेज पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी लिबरेटेड है वो 1 MeV है। आप लोग फिजन वाला लेक्चर ध्यान कीजिए, फ्यूज़न वाला, सॉरी नॉट फ्यूज़न, इट इज़ फिजन, विखंडन की जब हमने बात की थी फिजन में भी ऑन एवरेज लगभग 1 MeV एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे वाले जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी लगभग 7 MeV पर न्यूक्लियन के आसपास, और जो जिन मिडवेट न्यूक्लियाई में वो ब्रेक होते हैं उनकी लगभग 8 MeV पर न्यूक्लियन। तो लगभग हर न्यूक्लियन जब ये ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है, फिजन की प्रोसेस होती है, तो ऑन एवरेज हर न्यूक्लियन की एनर्जी जो है 1 MeV के आसपास चेंज होती है। तो ओके वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो ऑन एवरेज जो है पर न्यूक्लियन यहाँ भी 1 MeV एनर्जी आपको लिबरेट होती हुई मिल रही है। लेकिन अब जो मैं पॉइंट कह रहा था, ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होगी, ये केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं है कि आपने एक उसके अंदर ये न्यूक्लियाई रख दिए, अगर आपने न्यूक्लियाई से माना इलेक्ट्रॉन सेपरेट भी कर दिए तो एक न्यूक्लियाई आपने किसी जार के अंदर रख दिया और ये रिएक्शन होगी, नॉट पॉसिबल। द रीज़न इज़ ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर। ड्यूटेरियम बेसिकली उसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के अलावा एक प्रोटॉन भी है, पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम्स हैं। संलयन होने के लिए दोनों न्यूक्लियस को साथ आके कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओके, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऑर्डिनरी नहीं है। आप बोलेंगे एक प्रोटॉन का चार्ज तो बहुत कम होता है, 1.6 10 -19 कूलम, पर उनके बीच की डिस्टेंस भी तो आप ऑलमोस्ट जीरो करने वाले हैं, जीरो तो नहीं पर दिस। तो अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करें कि माना कंबाइन होने से पहले माना एक न्यूक्लियस ही है, हम उसे स्फीयर मान लें, और दूसरा न्यूक्लियस ही है, और जस्ट अगर इनकी सरफेसेस टच कर रही हैं तो इस समय इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर हम कैलकुलेट करें। आप प्रोटॉन के पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे मान सकते हैं, ओके, क्योंकि वो है स्फेरिकल सिस्टम आप ट्रीट कर रहे हैं। तो 2 स्फीयर्स और जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी, एक ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस का रेडियस लगभग 1.5 फर्मी होता है। तो 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस अगर एक दूसरे को बेयरली टच कर रहे हैं, माना आप इस पिक्चर की तरह सोचें, ओके, ये क्वांटम मैकेनिक्स से मैच नहीं करती है पिक्चर, क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे स्फीयर्स नहीं होते हैं, ओके, दे आर डेंसिटी क्लाउड्स, बट लेट्स गो विद दिस कि हाँ हम उन्हें स्फीयर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों ड्यूटेरियम न्यूक्लियस एक दूसरे को टच भी कर रहे होंगे तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी 3 फर्मी, 1.5 + 1.5 3 फर्मी। तो 3 फर्मी पे अगर आपने 2 चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों का चार्ज की वैल्यू E 1.6 × 10 -19 कूलम, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, तो Q1 Q2 की जगह आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज रखिए उसका स्क्वायर और डिस्टेंस 3 फर्मी। आप इस नंबर को कैलकुलेट करें और इसे अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो करें, कन्वर्ट करें, तो लगभग ये 0.5 MeV। ये सिस्टम जो है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी जो है इस समय 0.5 MeV है। आप जैसे से इन्हें करीब ला रहे हैं ये, तो इस पोजीशन तक लाने के लिए कि ताकि ये एक दूसरे को टच कर सकें और उसके बाद संभवतः फ्यूज़न हो सके, आपको कम से कम इन्हें 0.5 MeV एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा था ये प्रोसेस अपने आप से नहीं होगा। तो इनफैक्ट ये जो प्रोसेस जिस तरह से होती है वो ये है, उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, बट दिस सो अबाउट एटलीस्ट 0.5 MeV एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इनको ये एनर्जी देनी पड़ेगी, इनको दोनों को या इनमें से किसी एक को ये एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि टू ओवरकम द कूलाम्बिक रिपल्शन फॉर फ्यूज़न टू अकर, ताकि वो जो उनके बीच जो कूलाम्बिक रिपल्शन है उसको पार करके वो एक दूसरे के इतने करीब आ सकें कि अब फ्यूज़ होकर वो एक ही न्यूक्लियस बना सकें। ओके, तो एटलीस्ट, ये एटलीस्ट क्यों लिखा है, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, पर कम से कम लगभग इस ऑर्डर की एनर्जी तो आपको इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, अगेन 0.5 MeV न्यूक्लियर स्केल के हिसाब से वर्क करें तो आप सोचेंगे 0.5 ही है नंबर, बट अगेन 0.5 MeV इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो जो एक्चुअल प्रोसेस है वो ये होनी है, 2 आपको ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस चाहिए, पर इस सिस्टम को आपको 0.5 MeV एनर्जी एटलीस्ट सप्लाई करनी पड़ेगी किसी फॉर्म में, काइनेटिक फॉर्म में से। ओके, और तब ट्रिटियम और 1H1 ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस कंबाइन होगा, और तब इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी लेकिन आपकी लिबरेट होगी 4 MeV, तो Q वैल्यू के बराबर हमने पीछे देखा कि हाँ मास डिफरेंस के कारण इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। लेकिन ये जो आपने 0.5 MeV इनिशियल पार्टिकल्स को, इनिशियल न्यूक्लियाई को काइनेटिक एनर्जी के रूप में सप्लाई की है, एनर्जी कंजर्वेशन के कारण इतनी एनर्जी आपको फाइनल स्टेट में फिर से वापस मिलेगी। तो इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आपको 0.5 MeV एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी, पर फिर फाइनल स्टेज में जो आपको एनर्जी मिलेगी टोटल वो 4.5 MeV एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में जो आपको एनर्जी इस प्रोसेस में मिलेगा, इन 2 न्यूक्लियस के अलावा आपको 4.5 MeV एनर्जी मिलेगी।
तो नेट आउटपुट आपका फिर भी 4 MeV है। आप इसे इस तरह सोचिए, इतनी तो आपकी लागत लग गई, शुरू में आपने इतनी एनर्जी तो सप्लाई की है और आउटपुट आपको मिला 4.5, तो नेट जो एनर्जी गेन है वो 4 MeV। तो प्रोसेस तो यही हो रही है, मैथमेटिकली तो प्रोसेस यही हो रही है, बट यू मस्ट रिमेंबर ये प्रोसेस अपने आप से इनिशिएट नहीं होगी। आपको इनिशिएट करने के लिए 0.5 MeV एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बाद में उतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा वापस मिल जाएगी, बट अपने आप से अगर आप बिना एनर्जी सप्लाई किए प्रोसेस सोच रहे हैं कि हो जाएगी तो अपने आप से नहीं होगी, ओके, क्योंकि कूलाम्बिक रिपल्शन है न्यूक्लियाई के बीच, ओके। तो अब तो फ्यूज़न करने का तरीका क्या हो सकता है, हम सोच सकते हैं सेंड वन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस टुवर्ड्स द अदर एट रेस्ट विद 0.5 MeV एनर्जी। आप इनमें से एक न्यूक्लियाई रेस्ट पे है और दूसरे को आपने किसी तरह से एक्सेलरेट करके उसकी तरफ बॉम्बार्ड किया और पूरी की पूरी 0.5 MeV एनर्जी आपने इसको सप्लाई कर रखी है, मतलब इसको आप इतनी हाई वेलोसिटी दें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम 0.5 MeV हो जाए, तो फिर ये प्रोसेस हो सकती है। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है आप दोनों को 0.5 MeV का आधा एनर्जी दे दीजिए, मतलब 0.25 MeV काइनेटिक एनर्जी इसकी और 0.25 MeV काइनेटिक एनर्जी इसकी, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आए और आपस में टकराए, और दिस यहाँ केवल एक न्यूक्लियाई मूव कर रहा है, दूसरा रेस्ट पे है, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी मूविंग वाले पे होनी चाहिए 0.5 MeV, और यहाँ दोनों उस एनर्जी को शेयर कर सकते हैं 0.25 MeV एक पे और 0.25 MeV एक पे, ओके। सेंड द 2 डी न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच अदर विद काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0.25 MeV ईच, ओके। अब ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? एक न्यूक्लियाई या दो न्यूक्लियाई के साथ एक्चुअली ये प्रोसेस नहीं होगी, जहाँ पे होगी अभी हम देखेंगे स्टार्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ये न्यूक्लियाई कहीं से अवेलेबल होंगे, ओके, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस आप पे अवेलेबल हैं, आपके पास जिसे हम कहते हैं पूरी एक गैस ऑफ ड्यूटेरियम है। इनफैक्ट वो गैस नहीं होगी, वो प्लाज्मा होगा, क्योंकि उन न्यूक्लियाई में से आप उनके इलेक्ट्रॉन को अलग कर चुके हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास है, एक न्यूक्लियर आपके पास गैस आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन वो गैस अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली, टेम्परेचर का रिलेशन होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर गैस का टेम्परेचर उस न्यूक्लियाई की का जो कंपोजिशन है, जिसे मैं एंसेंबल कह रहा हूँ, अगर इसका टेम्परेचर बहुत 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 हाई है, ये नॉर्मल हमारे अर्थ के टेम्परेचर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं स्टार्स के अंदर का टेम्परेचर 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹ केल्विन इस ऑर्डर का होता है। उस हाई टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, बट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर अगर मेरे पास है तो हो सकता है वो जो न्यूक्लियस हैं, जो वो गैस जिसको हम गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इस ऑर्डर की हो। तो फिर ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो कभी कभी दो न्यूक्लियस आपस में टकरा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर सकते हैं और कंबाइन होकर नया न्यूक्लियस बना सकते हैं, तब ये प्रोसेस हो सकती है। तो इनफैक्ट ये प्रोसेस इसी तरह से होती है, ओके। स्टार्स के अंदर जो प्रोसेस होती है, हर न्यूक्लियाई मूव कर रहा है, ओके, और टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इस लेवल से ऑलमोस्ट ऊपर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो फिर ये संभावना लगातार बनी रहती है कि हाँ, दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी और एनर्जी हमारी लिबरेट होती रहेगी, ओके। इसीलिए इस प्रोसेस को, जो मैंने शुरू में कहा था, थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस भी कहा जाता है इसको। न्यूक्लियर तो प्रोसेस है, पर थर्मल के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण ही न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं, और फिर उस सिस्टम से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो भी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में होती है। थर्मल एनर्जी क्यों? वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और आप अगर एक गैस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सोच रहे हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है थोड़ी देर बाद पूरे का पूरा सिस्टम शेयर करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, तो मतलब टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, ऑन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो बेसिकली इसीलिए इन प्रोसेस को हम थर्मोन्यूक्लियर, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, ये आपके न्यूक्लियाई हैं, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई हैं माना इनिशियली, लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत हाई है तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं विद वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो कभी कभी दो कंबाइन होके ये वाली प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, तो इस गैस का टेम्परेचर हाई और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिर कुछ और प्रोसेस के कारण, स्टार्स में कुछ इक्विलिब्रियम प्रोसेस के कारण रेडिएशन होता है उससे एनर्जी का वगैरह, वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा। बट दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड, जो हमारी फ्यूज़न प्रोसेस है स्टार्स में इनफैक्ट जो है, उसे हम इसीलिए थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस भी कहते हैं, ओके। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है, हमने कहा अच्छा हो सकता है अगर थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है, टेम्परेचर के कारण इन पे इतनी काइनेटिक एनर्जी या इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ड्यूटेरियम पे, या और ये तो एग्जांपल मैं केवल ड्यूटेरियम का दे रहा हूँ, ये बाकी न्यूक्लियस के लिए भी अप्लाई होता है। दो लाइटर न्यूक्लियाई अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो वो जो इनिशियल आपके न्यूक्लियाई हैं, और अगर वो न्यूक्लियाई जितने बड़े होंगे उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स और ज़्यादा होगा। तो ये जो नंबर हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया था 0.5 MeV, ये नंबर बढ़ भी सकता है। मतलब
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को पार करके फ्यूज़न करने के लिए हो सकता है और ज़्यादा एनर्जी या और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े। तो वो अलग अलग स्टार इन्वायरमेंट्स के अलग अलग होगा, बट लेट्स गो विद दिस एग्जांपल। माना अगर मैं एक ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की एनर्जी 0.25 MeV की रेंज में चाहता हूँ, तो टेम्परेचर लगभग कितना हाई होना चाहिए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है हाफ KT, ओके, बोल्ट्जमैन फैक्टर से आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 0.25 MeV अगर आप पुट करें तो आपको टेम्परेचर का एक एस्टिमेट मिलता है 10⁻⁹ केल्विन। अगर मेरे इन्वायरमेंट, ये जो गैस ऑफ न्यूक्लियाई मैं सोच रहा हूँ, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई हैं मेरे पास कहीं से बहुत सारे, अपने आप से तो फ्यूज़न करेंगे नहीं, तो फ्यूज़न करने के लिए इस ड्यूटेरियम की जो गैस है इसका टेम्परेचर लगभग इस ऑर्डर का, इस प्लाज्मा का टेम्परेचर 10⁻⁹ केल्विन के ऑर्डर का होना चाहिए। दीज आर वेरी 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 हाई टेम्परेचर्स, ओके। बेसिकली सिचुएशन ये है, कूलाम्बिक बैरियर, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सी टनलिंग का फिनोमेना बताया है। आपको अगर इधर आपके न्यूक्लियाई अलग अलग हैं, ड्यूटेरियम अलग अलग है, और फ्यूज़ होके वो यहाँ इधर जब वो न्यूक्लियाई यहाँ पहुँचेंगे तब वो फ्यूज़ हो पाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए उनको इस पोटेंशियल बैरियर को पार करना है। किस बैरियर को पार करना है? जिसकी हाइट लगभग 0.5 MeV है। कम से कम 0.5 MeV एनर्जी सप्लाई करोगे तब वो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर दूसरा फ्यूज़न की प्रोसेस कर पाएंगे। तो टेम्परेचर के टर्म्स में अगर देखें, इस बैरियर की हाइट 10⁻⁹ केल्विन के ऑर्डर की है, ओके, क्योंकि आप टेम्परेचर जो है बेसिकली एनर्जी यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग के। तो टेम्परेचर लगभग जो है, टेम्परेचर के टर्म में अगर हम इस बैरियर की हाइट बोलें, टेम्परेचर के टर्म्स में बैरियर की हाइट लगभग 10⁻⁹ केल्विन के ऑर्डर की है। अब अगर हम टनलिंग के फिनोमेना को जानते हैं, तो टनलिंग आपके कारण आपको पता है, अच्छा, किसी सिस्टम को यहाँ पहुँचने से या किसी पार्टिकल या स्टेट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हो सकता है पूरे बैरियर को क्रॉस ना करना पड़े, वो बैरियर में बीच में से टनल करके भी जा सकता है। तो अगर हम एक रफ एस्टिमेट करें कि हो सकता है, अच्छा, ये प्रोसेस 10⁻⁹ केल्विन के बजाय केवल उसके 1/10 टेम्परेचर पे हो जाए, मतलब 10⁻8 केल्विन पे। टनलिंग के कारण हो सकता है आपको इस पूरे बैरियर को क्रॉस ना करना पड़े, किसी बीच के पॉइंट से आप टनल होकर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। मतलब फ्यूज़न की प्रोसेस अगर हम एक एस्टिमेट करें 10⁻8 केल्विन पे भी हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन 10⁻8 भी कोई ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं है, इससे 10 गुना कम है, बट 10⁻8 केल्विन इज ऑल्सो अर्थ पे नॉर्मल कंडीशंस में ये टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, ओके। दिस सो बाई टनलिंग या बैरियर पेनिट्रेशन प्रॉब्ली द कूलाम्बिक रिपल्शन कैन बी ओवरकम एट ओनली, मैंने ओनली को इसीलिए वो किया है, ओनली मतलब 10⁻9 के कंपेरिजन में ओनली है ये, उससे 10 गुना कम है, बट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के हिसाब से आप सोचें तो दीज आर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स, ओके। तो इस टेम्परेचर पे भी प्रॉब्ली आपकी फ्यूज़न की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, ओके। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में सोचें आप, 0.25 MeV काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है, उससे कम टेम्परेचर पे भी फ्यूज़न हो सकता है टनलिंग फिनोमेना के कारण, ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अगेन इवन 10⁻8 केल्विन इज़ वेरी वेरी हार्ड टू क्रिएट इन अ लैब एनवायरनमेंट। अर्थ पे लैब में आप इसे नॉर्मली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली से मेरा मतलब है बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़े रीजन में नहीं, बहुत छोटे रीजन में बहुत छोटे समय तक तो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ये टेम्परेचर, बट लार्ज स्केल पे अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया, ओके। हाँ, लेकिन जो स्टेलर इन्वायरमेंट्स होते हैं, सन वगैरह जो हैं या बाकी स्टार्स जो हैं, उनके इन्वायरमेंट में ये टेम्परेचर्स पॉसिबल होते हैं, ओके। तो इनफैक्ट उनके अंदर ये थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जो स्टार्स की सोर्स का एनर्जी का सोर्स है वो ये फ्यूज़न प्रोसेस ही है, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ, हम कई बार कहते हैं जैसे कि हमारे सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि सन का टेम्परेचर 10⁻7 या 10⁻8 या 10⁻9 केल्विन या किसी और स्टार का इस ऑर्डर का। तो ये अंतर क्या है? जब हम 6000 केल्विन कहते हैं सन का टेम्परेचर, तो वो उसका सरफेस टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर्स कोर में होते हैं, अंदर इंटीरियर में होते हैं, ओके। तो जो फ्यूज़न की प्रोसेस है वो स्टार्स के सेंटर में होती है, कोर में होती है, और बाकी जो हम उसके सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हम उसे ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, उसके कलर वगैरह की बात करते हैं, उसके ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम प्रोफाइल की बात करते हैं, वो उसके सरफेस टेम्परेचर से डिटरमिन होता है, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू पैरामीटर्स। से सन का टेम्परेचर से 10⁻8 केल्विन के ऑर्डर का है, लेकिन वो कोर का टेम्परेचर है, लेकिन जहाँ उसकी सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन के आसपास का, ओके। येलो लाइट का मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलता है वीन्स लॉ से, वो 6000 केल्विन के आसपास, ओके। तो अब इसी की बात करते हैं, एनर्जी जनरेशन स्टार्स की थोड़ा सी और डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सी मैं स्टेलर रिवोल्यूशन की बात भी करूँगा, बहुत डिटेल में नहीं, पर जरा सी मैं टच जरूर करना चाहूँगा। पहले एक चीज़ का एस्टिमेट करते हैं, सन से हमें जो अर्थ पे पावर मिलती है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में कहीं पे कम एनर्जी मिलती है सन की, कहीं पे ज़्यादा मिलती है, पर अगर हम पूरे सन से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है पर सेकंड, उसका एस्टिमेट करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। हमें सोलर कांस्टेंट पता होना चाहिए। सोलर कांस्टेंट बेसिकली क्या है? अर्थ के पर मीटर स्क्वायर पे ऑन एवरेज
जितनी एनर्जी सनलाइट लेके आती है उसमें हमने करेक्शंस वगैरह सारे इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। करेक्शन मतलब एटमॉस्फेयर के कारण जितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, और लाइट हर पॉइंट पे हो सकता है परपेंडिकुलर ना पड़ रही हो, लेकिन उन सारी चीज़ों का अगर हम करेक्शन करके एक एस्टिमेट करें, हमने एस्टिमेट किया है कि ऑन एवरेज अर्थ का अगर आप कहीं पे भी 1 मीटर स्क्वायर का एक टुकड़ा ले लें तो उस पर ऑन एवरेज जो सन की एनर्जी लेके आता है पर सेकंड वो 1400 जूल है, मतलब 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसी चीज़ को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ओके, अर्थ के लिए आप पूरे साल का एवरेज भी इसमें वो कर रखा है, क्योंकि आपको पता है साल के अलग अलग महीनों में सर्दियों गर्मियों के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल करती है। ओके, तो उसका एवरेज वो भी ले रखा है। सन का जो रेडिएशन का एंगल है वो भी चेंज होता रहता है, तो उस एंगल का भी एवरेज कर रखा है। अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स के लिए एवरेज कर रखा है। सोलर करेक्शंस सारा इनकॉर्पोरेट करके लगभग अगर हम सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें वो लगभग इतना आता है। ओके, थोड़ा इससे नीचे है पर से 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अब अगर आपको ये नंबर पता है तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं सन से टोटल हर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है। क्योंकि सन, माना ये सन है, अर्थ उसके अराउंड आप एक सर्कुलर ऑर्बिट में सोचें, ये छोटी सी अर्थ है। ये तो अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पे पड़ने वाली एनर्जी है, तो सन से तो हर डायरेक्शन में इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो अर्थ की डिस्टेंस पे अगर आप सोचें हर मीटर स्क्वायर, अगर आप अर्थ की डिस्टेंस जितनी है, अर्थ की डिस्टेंस सन से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं, जो कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। 150 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 मीटर। अगेन ये नंबर भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको लाइट की स्पीड पता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और आपको ये भी पता है सन से आने वाली लाइट को लगभग यहाँ अर्थ पे आने पे 7.5 मिनट या 8 मिनट के आसपास लगते हैं। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि सन और अर्थ की डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, वो इतनी बनती है 150 माइल्स में। हम बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। 150 माइल्स नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर, सॉरी। तो अगर सन से अर्थ के पर मीटर स्क्वायर पे इतनी एनर्जी मिल रही है, तो आप सोचिए आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है, तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट के मीटर स्क्वायर पे, हर मीटर स्क्वायर पे ऑन एवरेज इतनी एनर्जी तो पड़ रही होगी। तो यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अच्छा सन पर सेकंड कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा होगा। पर मीटर स्क्वायर को 1400 मीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रहा है, और ऐसा ये जो बड़ा सी हमारा स्फीयर बन रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr²। आर की जगह 150 मिलियन किलोमीटर रखिए, आपको लगभग जो नंबर मिलता है 10⁻26 वॉट, या हम MeV में यहाँ पे काम करें तो लगभग 10⁻39 MeV, 39 MeV। मैंने यहाँ पे जो बाकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं उनको मिस कर दिया है। ओके, ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं इतने का फैक्टर क्यों है। जूल मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड भी होना चाहिए, सॉरी अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ वॉट इज़ जूल पर सेकंड, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 सेकंड। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। 1.6 छोड़ दो तो 10⁻−19 का फैक्टर है, और अगर आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं तो वो 10⁻13 हो जाएगा। तो यहाँ आप 13 ऑर्डर्स का डिफरेंस देख रहे हैं, उसी लिए। ओके, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम देखें तो सन की जो पावर है 10⁻39 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। इस रेट से लगभग हमारा सन जो है वो एनर्जी लिबरेट कर रहा है। तो अब इसी का सोर्स क्या है। इनिशियली जब तक फ्यूज़न प्रोसेस के बारे में पता नहीं था, 1900 के आसपास, थोड़ा बाद में ही इसका पता चला, तो तब तक लोगों ने कई एस्टिमेट्स किए कि हो सकता है सोलर एनर्जी इस कारण से प्रोड्यूस होती हो, इस कारण से। उस समय तक न्यूक्लियर एनर्जी का आइडिया नहीं था। तो फिर हाँ, सन का कंपोजिशन जरूर पता था कि सन में हाइड्रोजन है, तो कुछ लोगों ने कहा शायद सन में हाइड्रोजन की बर्निंग होती है। हाइड्रोजन बर्निंग मतलब ऑर्डिनरी सेंस में, जैसे अर्थ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर उस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, तो वैसा। लेकिन फिर ये कैलकुलेशंस ने शो किया उस रेट पे कभी भी इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इतने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मल जो हमारी एटॉमिक प्रोसेस है, बर्निंग की प्रोसेस है, उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। कुछ और लोगों ने कुछ और एस्टिमेट्स लगाए, मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी, बेसिकली स्टेलर एविडेशन की मैं थोड़ा बात करूँगा। किसी भी स्टार का जन्म कैसे होता है। हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस बहुत तादाद में अवेलेबल है। ओके, और ये हाइड्रोजन गैस के यूनिवर्स में बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं। ओके, कई लाख किलोमीटर के क्लाउड्स होते हैं। ग्रेविटी के कारण ये क्लाउड्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ग्रेविटी का अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ओवर अ पीरियड ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ये क्लाउड धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर छोटा होने लगता है। जैसे जैसे ये क्लाउड छोटा होता है तो उसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो आपस में टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है।
तो जैसे जैसे कि क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी 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 ईयर्स, मैनी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, ये क्लाउड का टेम्परेचर इस ऑर्डर का बन जाता है। और एक बार टेम्परेचर इस ऑर्डर का बन गया तो फिर फ्यूज़न की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसकी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, जिसे हम पीपी साइकिल कहेंगे। बट ये स्टेलर रिवोल्यूशन है, मैंने इसे केवल 2 लाइन में बता दिया। स्टेलर रिवोल्यूशन अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। बट लोगों को जब बाद में ये चीज़ समझ आई कि हाइड्रोजन की बर्निंग से नहीं हो सकता है, फिर ये वाला एस्टिमेट किया, हो सकता है जो क्लाउड लगातार ग्रेविटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके कारण ये एनर्जी लिबरेट हो सकती है, उसके कारण भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी लिबरेट, पर उसके कारण भी पर सेकंड इतनी एनर्जी नहीं मिल सकती है। तो फिर बाद में पता चला, बाद में लोगों ने एस्टिमेट किया, एक्चुअली जो प्रोसेस हो रही है वो कोई फ्यूज़न की प्रोसेस है। ओके, नो अर्थली प्रोसेस कैन एक्सप्लेन दिस। ये 10⁻39 MeV पर सेकंड के जो एनर्जी लिबरेशन है, आप अर्थ पे होने वाली किसी भी प्रोसेस से इसको नहीं समझ सकते हैं। तो फिर इसका जो प्रॉपर तरीका है उसे हम कहते हैं, सन के अंदर जो हमारा जो पर्टिकुलर सन है उसके अंदर जो एनर्जी लिबरेशन हो रहा है, जो कि 10⁻39 MeV पर सेकंड के रेट से लगभग है, उसका कारण ये है पीपी साइकिल। ये फ्यूज़न का एक पर्टिकुलर तरीका है। हर स्टार में यही फ्यूज़न प्रोसेस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने सन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सन में जो फ्यूज़न की साइकिल चलती है उसे कहते हैं पीपी साइकिल। पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्यों, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सन के अंदर आपके पास हाई टेम्परेचर है और आपके पास वहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो चुका है, प्लाज्मा फॉर्म में है। हाइड्रोजन की आपके पास न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो सिंपली प्रोटॉन होता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण 2 प्रोटॉन्स कंबाइन होके, अभी इस 2 को भूल जाओ, 2 प्रोटॉन्स कंबाइन होके P+P ड्यूटीरियम और एक पॉजिट्रॉन, और ये इससे हम मिल चुके हैं पीछे बीटा डीके में। ओके, न्यूट्रिनो, ये बन सकते हैं। ओके, अगेन आप यहाँ पे वो फिनोमेना देखेंगे, ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल वाला जो वो है, वो उस चीज़ का आप वो देख सकते हैं, बैलेंसिंग यहाँ पे हो रही है। ओके, ये पॉजिट्रॉन है और ये न्यूट्रिनो है। ओके, सिंपल फॉर्म में अगर आप पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को भूल जाएं, पी और पी ने कंबाइन होकर ड्यूटीरियम बनाया, P+P से बना डी। एक्चुअली इस प्रोसेस को आप थोड़ा और डिटेल में देखें तो हुआ क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 फैक्टर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन और ड्यूटीरियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन एक्चुअली एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है। ये भी हम बीटा डीके के दौरान बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो वही वाली प्रोसेस कुछ यहाँ पे हो रही है, बट हम यहाँ पे उसे उस तरह से स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं अच्छा 2 लाइटर न्यूक्लियाई ने फ्यूज़ होके, फ्यूज़न प्रोसेस करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया। पर अभी हमारी जिसे हम पीपी साइकिल कह रहे हैं वो पूरी नहीं हुई है। इसके बाद इस तरह के 2 ड्यूटीरियम न्यूक्लियस, क्योंकि सन के अंदर ये प्रोसेस बहुत सारी जगह हो रही है, बहुत सारी ऐसे पेयर्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, तो फिर इसके बाद इस रिएक्शन से एक ड्यूटीरियम बना, ऐसी दूसरी रिएक्शन से दूसरा ड्यूटीरियम बना। इस तरह के 2 ड्यूटीरियम न्यूक्लियस कंबाइन होके ये वाली रिएक्शन, ये पिछली रिएक्शन नहीं है जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में लिखी थी, ये कंबाइन होके सॉरी, ये 2 ड्यूटीरियम नहीं है, सॉरी, एक ड्यूटीरियम के साथ अगेन एक प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कंबाइन होके हीलियम 3 आइसोटोप बनाता है, 2He3 प्लस गामा, प्लस इसके अलावा आपको इसमें एक फोटोन लिबरेट होगा, हाई एनर्जी फोटोन लिबरेट होगा ये। और इसके बाद ऐसे हीलियम के 2 आइसोटोप्स, 2He3 के 2 आइसोटोप्स, अगर आपको ये दो न्यूक्लियस चाहिए तो मतलब ये वाली रिएक्शन भी 2 बार चलनी चाहिए और ये वाली रिएक्शन भी 2 बार चलनी चाहिए। तो मैंने 2 इंटू क्रॉस लिखने का यही मतलब था, ये रिएक्शन 2 बार चले और ये रिएक्शन 2 बार चले, तो फाइनली आपको He3 के 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे। और He3 के 2 न्यूक्लियस अगर कंबाइन हों तो वो हीलियम 4 बनाते हैं, और उसके अलावा 2 प्रोटॉन्स इस प्रोसेस में फिर से लिबरेट भी होते हैं। तो अगर आप इन सारे के सारे स्टेप्स को जोड़ें, ओवरऑल ये मिला के एक पीपी साइकिल बनती है। पहला स्टेप ये 2 बार, फिर ये वाला स्टेप ये भी 2 बार, और फिर ये वाला स्टेप केवल 1 बार, ये सारा मिला के हमारा पीपी साइकिल बनता है। अगर आप इसको मैथमेटिक्स की इक्वेशन की तरह ऐड करें तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1H1 2 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन यहाँ भी आया, 3 प्रोटॉन एंटर किए और 3 का दुगना कर रखा है 6 प्रोटॉन्स आपको इनपुट में चाहिए, और लेकिन लास्ट में आपको 2 प्रोटॉन्स फिर से वापस मिल रहे हैं। तो मैथमेटिकली अगर आप सोचें हमने कैंसिलेशन कर दिया तो बेसिकली इस प्रोसेस में केवल 4 प्रोटॉन्स का इनपुट होता है। आप ऐड करके देख लें, बाकी चीज़ें ऐड क्यों नहीं हो रही हैं, बाकी चीज़ें ऐड इसलिए नहीं हो रही, 1H2 इस स्टेज पे आउटपुट की तरह निकला, नेक्स्ट स्टेज पे वो इनपुट की तरह कंज्यूम हो गया, मतलब मैथमेटिकली एक तरह से इस ये और ये कैंसिल हो गया। ऐसी 2H3 यहाँ प्रोड्यूस हुआ और 2H3 यहाँ, दोनों क्यों कैंसिल हो गए, मैंने ट्वाइस कर रखा है। तो यू कैन चेक
इन सारी इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो ओवरऑल जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रिएक्शन से पहले 4 प्रोटॉन्स थे, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, लास्ट में एक हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन, इस रिएक्शन का दुगना, प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 2 फोटॉन्स। ये है ओवरऑल इस पूरी साइकिल का जो ओवरऑल असर है वो ये है। ओके अगर आप इस रिएक्शन के लिए मास डिफेक्ट कैलकुलेट करें, इसके मास लेके, यहाँ पे थोड़ा आप केयरफुल रहें, एटॉमिक मास ले रहे हैं कि वो मास ले रहे हैं, बट केयरफुली आप काम करें तो आपको जो यहाँ पे मास डिफेक्ट मिलता है लगभग इतना एटॉमिक मास यूनिट्स, 0.028 एटॉमिक मास यूनिट्स के आसपास, और उसको आप एनर्जी यूनिट्स में कन्वर्ट करके क्यू वैल्यू निकालें डेल्टा mc² से, तो लगभग 26.7 MeV एनर्जी। ये ओवरऑल ये जो पीपी साइकिल, इसी को हम पीपी साइकिल कह रहे हैं क्योंकि फाइनली केवल 4 प्रोटॉन्स खत्म हुए हैं, 4 प्रोटॉन्स ने कंबाइन होके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया है और उसके अलावा और पार्टिकल्स आपके लिबरेट हुए हैं। ओके लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ पे मुझे प्लस 26.7 MeV एनर्जी भी लिखना चाहिए था। ओके अब लेकिन अगर ये प्रोसेस भी होती है, से अभी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि सन के अंदर एनर्जी जनरेशन कैसे हो सकता है, माना एक पीपी साइकिल चलती है सन के अंदर, तो एक पीपी साइकिल जो चली उससे 26.7 MeV एनर्जी निकली। एक पीपी साइकिल में 4 प्रोटॉन्स खत्म हो गए, उसके बजाय एक हीलियम का न्यूक्लियस बन गया है। ओके ऐसे कितने फ्यूजन्स, कितनी साइकिल्स पर सेकंड होनी चाहिए सन के अंदर ताकि वो इतनी एनर्जी पर सेकंड लिबरेट कर सके, जो हमने नंबर एस्टिमेट किया था 10⁻39 MeV पर सेकंड। तो आप सिंपली 10⁻39 को 26.7 MeV से डिवाइड कर दो। यहाँ 10⁻39 के साथ आप, मैंने कहा था मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर छोड़ दिए हैं पिछली कैलकुलेशन में, उन फैक्टर्स को रख के आप थोड़ा और फाइन कैलकुलेशन करें तो आपको पता लगता है लगभग सन के अंदर पर सेकंड 10⁻38 साइकिल्स होनी चाहिए। ये जो पीपी साइकिल है, पर सेकंड अगर सन जिस रेट से एनर्जी लिबरेट कर रहा है उसके अंदर कम से कम पर सेकंड ऐसी 10⁻38 साइकिल्स चलनी चाहिए। अब 10⁻38 एक बहुत लार्ज नंबर है, आप बोलेंगे दिस इज़ अ ह्यूज नंबर बाय आवर स्टैंडर्ड्स, आपको लगेगा शायद ये भी पॉसिबल नहीं है, बट सन के अंदर इतनी साइकिल्स पॉसिबल हैं। ओके इतनी साइकिल पर सेकंड होने का मतलब एक साइकिल में 4 प्रोटॉन्स कंज्यूम हो जाते हैं। इस कंजप्शन को हम कई बार फिर से ऐसे ही बोलते हैं सन के अंदर हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, ये बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लियस ही है, लेकिन ये बर्निंग हमारी ऑर्डिनरी वाली केमिकल वाली बर्निंग नहीं है, ये न्यूक्लियर बर्निंग है, न्यूक्लियस चेंज हो चुका है आपका। तो कई बार हम कहते हैं कि सन में हमारा फ्यूल हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, लेकिन वो बर्न केमिकल सेंस में नहीं है, वो न्यूक्लियर सेंस में है। ओके तो ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। तो पर सेकंड आपके 4 × 10⁻38 प्रोटॉन्स या इतने हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपके कंज्यूम हो रहे हैं। ओके इतने हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई का मास कितना होता होगा अगर आप एस्टिमेट करें, इतने प्रोटॉन्स का मास 4 × 10⁻38, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है और प्रोटॉन का मास लगभग इसके 2000 गुना। मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये नंबर लगभग 10⁻12 kg बन रहा है। पर सेकंड सन के अंदर 10⁻12 kg प्रोटॉन्स बर्न होते हैं। अगेन बहुत लार्ज नंबर है, बट ये आप यहाँ ना ये सोचें इतना मास पर सेकंड लॉस्ट हो जाता है, ये केवल वो हैं जितने न्यूक्लियाई कंबाइन हुए। इसके बाद ये हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये सारा का सारा मास लॉस्ट नहीं हो रहा है। आप मतलब ये डेल्टा m की वैल्यू नहीं है, ये मैंने m की वैल्यू कैलकुलेट की है। डेल्टा m की वैल्यू आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि पर सेकंड सन कितना मास लूज़ कर रहा है। एक साइकिल में इतना लूज़ कर रहा है, इतने एटॉमिक मास यूनिट्स, और पर सेकंड इतनी साइकिल्स होती हैं, कितनी, लगभग 10⁻38। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं पर सेकंड सन कितना मास लूज़ कर रहा है। तो ये मास, या आप चाहे आप प्रोटॉन के नंबर्स में देखें या साइकिल्स के टर्म में, ये नंबर बहुत लार्ज है। 4 × 10⁻38 प्रोटॉन्स कंज्यूम्ड ईच सेकंड। तो यहाँ से इनिशियली अगर आप सोचें आपको ऐसा लग सकता है अच्छा तो इसका मतलब सन के प्रोटॉन्स तो कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं सन तो लाखों सालों से एनर्जी दे रहा है और संभवतः आने वाले कई सालों तक अभी एनर्जी हमें देगा। उसका रीज़न क्या है, सन के अंदर सन का साइज़ इतना ज़्यादा है, वो सन हाइड्रोजन का या प्रोटॉन्स का इतना बड़ा मास है, इतना बड़ा गैस क्लाउड है, उसके अंदर लगभग 10⁻57 प्रोटॉन्स हैं। तो ऐसी साइकिल अगर एक सेकंड में 10⁻38 प्रोटॉन्स को कंज्यूम भी करती हैं तो फिर भी लगभग सन के अंदर इतना फ्यूल बाकी है कि वो कुछ बिलियन ईयर्स तक ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके सो ये सारे नंबर्स ठीक बैठते हैं। तो ये एक्चुअली आज की डेट में हम जानते हैं सन के अंदर एनर्जी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म यही है, जिसे हम कहते हैं पीपी साइकिल। पीपी साइकिल बेसिकली एक फ्यूज़न है, 4 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए, एटम नहीं न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स,
लेकिन वो चारों प्रोटॉन एक साथ कंबाइन नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा है 4 प्रोटॉन्स एक साथ आ रहे हैं और कंबाइन, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले 2 प्रोटॉन कंबाइन होकर ये बनाए, फिर उनके साथ 1 प्रोटॉन और मिला, ओके, और इस तरह के फिर 2 प्रोसेस मिलके ये बना। तो ये एक साथ नहीं, पर ओवरऑल ये प्रोसेस हो रही है। तो ये ओके, तो ये हम आज की डेट में जानते हैं, हाँ एक्चुअली ये प्रोसेस हो रही है। और ये केवल सन के अंदर नहीं है, बाकी स्टार्स के अंदर भी फ्यूज़न की ही प्रोसेस होती है। हो सकता है वो ये वाली पीपी साइकिल ना हो, कोई और प्रोसेस, जिसकी हम थोड़ा बात आगे करते हैं। इनफैक्ट सन के अंदर जो लगभग 99 या 99.2% एनर्जी का जनरेशन है, वो इसी तरह की पीपी साइकिल से होता है। लेकिन सन के अंदर ही एक दूसरी फ्यूज़न साइकिल भी चलती है, जिसे हम सी साइकिल, कार्बन साइकिल या CNO साइकिल भी कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल भी कहते हैं। 0.8% एनर्जी का जनरेशन उससे भी होता है। सन के अंदर डोमिनेंट प्रोसेस जो है एनर्जी जनरेशन की पीपी साइकिल है, लेकिन एक ऑलमोस्ट एक इक्विवेलेंट प्रोसेस है। इक्विवेलेंट से मेरा मतलब क्या है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। CNO साइकिल जिसे कहा जाता है, ओके। CNO साइकिल क्या है? CNO साइकिल ये है, मैंने उसके स्टेप्स ये लिखे हैं। सन के अंदर थोड़ी मात्रा में कार्बन भी होता है, अभी कहाँ से आता है इसकी बात थोड़ा सी करेंगे आगे। पर प्रोटॉन प्लस कार्बन मिलके नाइट्रोजन का 13 आइसोटोप बनाता है, प्लस गामा फोटोन निकलता है। फिर ये नाइट्रोजन 13 डीके करके कार्बन 13 और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, फिर C13 के साथ फिर से एक प्रोटॉन कंबाइन होके 7n14 बनाता है, प्लस गामा। फिर 7n14 के साथ एक और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलके, एक प्रोटॉन मिलके O15 बनाता है, प्लस गामा। O15 डीके होके N15 प्लस दिस, ये 5 स्टेप्स। और 6वां स्टेप मैंने यहाँ लिखा है, इसी पेज पे मैं लिखना चाह रहा था। N15 के साथ एक और प्रोटॉन कंबाइन होके 6C12 दिस। अगर आप फिर से इन सारी रिएक्शंस को ऐड करें तो आप ये पाएंगे, आप जैसे सबसे पहले स्टेप में देखिए, अच्छा आपको ऐसा लग सकता है इस रिएक्शन को होने के लिए C12 की भी आवश्यकता तो है, लेकिन आप लास्ट स्टेप में देखिए C12 का एक न्यूक्लियस शुरू में कंज्यूम हुआ, लास्ट में आपको वापस मिल गया। इसलिए इस रिएक्शन में, और बाकी भी जो स्टेप्स हैं, N13 यहाँ आउटपुट के रूप में आया, N13 अगली स्टेज पे कंज्यूम हो गया, C13 यहाँ प्रोड्यूस हुआ, अगली स्टेप पे कंज्यूम हो गया, N14 प्रोड्यूस हुआ दिस। ये इंटरमीडिएटली जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जितनी जगह आए थे, उनके जो भी आइसोटोप्स थे, ये एक्चुअली इस ओवरऑल प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होते हैं, ना वो प्रोड्यूस होते हैं ना ख़त्म होते हैं, वो केवल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इनफैक्ट ये C12 को हम कहते हैं, ये इस प्रोसेस का कैटलिस्ट है। जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हैं ना, किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही ये CNO साइकिल जो है, इसका अगर आप ओवरऑल एडिशन करें तो आप पाएंगे यहाँ भी 4 प्रोटॉन्स कंबाइन होके हीलियम न्यूक्लियस प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 2 गामा। एग्जैक्टली यही है इस रिएक्शन का आउटपुट भी, ओवरऑल आउटपुट वही है जो पीपी साइकिल का था ये। और एनर्जी लिबरेट भी इसमें, Q वैल्यू इसकी भी 26.7 MeV होगी ये। लेकिन यहाँ जो स्टेप्स हैं वो अलग हैं, यहाँ के स्टेप्स ये थे, यहाँ के स्टेप्स ये हैं। और इन स्टेप्स में हम ये कहते हैं, ये जो कार्बन है ये ज़रूरी तो है, इसके बिना ये साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन कार्बन इसमें केवल किसकी तरह एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह। इन साइकिल्स में ना कार्बन का कंजप्शन होता है, ना नाइट्रोजन का, ना ऑक्सीजन का। तो ये जो साइकिल है ये CNO साइकिल। तो सेम ओवरऑल सेम प्रोसेस होने के लिए 4 प्रोटॉन कंबाइन होके हीलियम न्यूक्लियस प्लस अदर पार्टिकल्स प्लस 26.7 MeV जो एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, वो इस चैनल से भी हो सकता है, इस साइकिल के प्रोसेस से भी हो सकता है, पीपी साइकिल, या इस साइकिल से C साइकिल या CNO साइकिल, ओके, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। सन में डोमिनेंट प्रोसेस पीपी साइकिल है, ऑलमोस्ट 99.2% एनर्जी पीपी साइकिल से आती है, 0.8% एनर्जी जो आती है CNO साइकिल से, ओके। अब इसका रिलेशन एक्चुअली टेम्परेचर से है। जो लो टेम्परेचर वाले स्टार्स होते हैं, हमारा सन रिलेटिवली लो टेम्परेचर वाला स्टार है, तो लो टेम्परेचर वाले जो स्टार हैं, हमारे सन का टेम्परेचर लगभग इस ऑर्डर का है, 1.5 × 10⁷ केल्विन का। स्टेलर टेम्परेचर के हिसाब से ये बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, अर्थ के हिसाब से तो ये बहुत हाई टेम्परेचर है, पर स्टार्स की जो टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है उसके हिसाब से ये बहुत हाई रेंज का टेम्परेचर नहीं है। तो सन रिलेटिवली एक लो टेम्परेचर स्टार है, और जिन स्टार्स का टेम्परेचर लो होता है उनमें जो एनर्जी प्रोडक्शन का डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है, सबसे ज़्यादा जो मैकेनिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पीपी साइकिल होती है। लेकिन सन से जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले स्टार होते हैं, अब सन का किसी भी स्टार का टेम्परेचर उसके मास से भी रिलेटेड होता है, पर यहाँ पे मैं सीधे टेम्परेचर के टर्म में बात करता हूँ। सन से हायर टेम्परेचर वाले जो स्टार्स हैं उनके अंदर एनर्जी मैकेनिज्म जो होगा, बेसिक एनर्जी मैकेनिज्म, शायद वो CNO साइकिल डोमिनेंट होगी, ओके। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा भी और प्रोसेसेस होती हैं, बट आप सोचिए 2 स्टार्स हैं, एक सन मेनली उसमें हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, एक दूसरा स्टार है वो भी प्रोटॉन से ही मिलकर बना है,
लेकिन उसका मास या उसका टेम्परेचर सन से ज़्यादा है। तो सन में तो डोमिनेंट एनर्जी इस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन दूसरे वाले में डोमिनेंट मैकेनिज्म CNO साइकिल होगा अगर उसका टेम्परेचर क्या है, हाई। CNO साइकिल को एक्चुअली ऑपरेट होने के लिए लगभग 2 × 10⁷ केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एस्टिमेट किया गया है CNO साइकिल को ऑपरेट होने के लिए इस रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है। CNO साइकिल और सन का एवरेज टेम्परेचर इस रेंज का है, तो इस रेंज पे CNO साइकिल अगर होती भी है बहुत कम 0.8%, डोमिनेंट मैकेनिज्म ये। ओके, उसका रीज़न क्या है, CNO साइकिल के लिए इतना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? आप फिर से यहाँ से इसको देख सकते हैं, 2 ड्यूटेरियम के बीच तो इतना रिपल्सिव फोर्स लगा था, तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत थी, फिर वो टेम्परेचर टनलिंग के कारण माना कम भी हो गया था। अब की बार आप जिस न्यूक्लियस को कंबाइन करना चाह रहे हैं ये बड़ा न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है तो रिपल्सिव फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको हायर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके जितने बड़े न्यूक्लियस का आप फ्यूज़न करना चाह रहे हैं या बड़े न्यूक्लियस के फ्यूज़न कर रहे हैं, तो बड़े न्यूक्लियस के फ्यूज़न अगर आप कर रहे हैं तो टेम्परेचर रिलेटिवली क्या होना चाहिए, है। लेकिन CNO साइकिल और PP साइकिल का ओवरऑल आउटपुट तो सेम होता है, 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके, 4 प्रोटॉन कंबाइन होके, हीलियम प्लस अदर पार्टिकल्स प्लस 26.7 MeV, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही। लेकिन CNO साइकिल का फास्टर रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मतलब इस प्रोसेस से अगर प्रोटॉन्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो ज़्यादा रैपिडली कंबाइन होते हैं, यहाँ वो स्लोली कंबाइन होते हैं। ओवरऑल आउटपुट सेम है पर इसका रेट ज़्यादा है। तो ये रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, हायर टेम्परेचर का स्टार है, बड़ा स्टार है, ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस करनी है, तो ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस करनी है तो मतलब उसके अंदर तो फ्यूज़न रिएक्शन और फास्ट होनी चाहिए, फ्यूल की बर्निंग और रैपिड, तो फ्यूल की बर्निंग रैपिड इसके बजाय इस साइकिल में होती है। तो इसीलिए जिन स्टार्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनमें डोमिनेंट मैकेनिज्म जो होगा CNO साइकिल होगा, उनमें ये प्रोसेस भी हो रही होगी पर उनकी एनर्जी रेट को सस्टेन करने के लिए ये वाली साइकिल आपको ज़रूरी है, CNO साइकिल। ओके, ये वाली जो साइकिल है CNO साइकिल अकर्स एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स हैवियर या हॉटर देन आवर सन। हमारे सन से बड़े जो स्टार्स हैं, आप जानते हैं हमारे सन का टेम्परेचर जो कलर है हमें येलोइश नज़र आता है प्रिडोमिनेटली। सन से जो ज़्यादा हॉटर स्टार्स हैं उनका कलर ब्लू की तरफ होता है, ठीक है, कलर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आपको रिलेशन पता है। ब्लूअर स्टार्स जो हैं, तो अगर कोई स्टार आपको ब्लू नज़र आ रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, सरफेस टेम्परेचर भी हायर है और तब उसका कोर टेम्परेचर भी हायर होगा, और कोर टेम्परेचर हायर होगा तो उसके अंदर ये साइकिल या इसके अलावा और हायर साइकिल से मेरा मतलब हायर वाले न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे होंगे। ओके, तो अलग अलग स्टार्स में एनर्जी प्रोडक्शन की अलग अलग साइकिल्स हो सकती हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई कंबाइन हो सकते हैं, बट बेसिक प्रोसेस फ्यूज़न की ही होगी। ओके, दिस। अब मैं इस सवाल पे भी आता हूँ, सन के अंदर कार्बन कहाँ से आया। अगेन यहाँ पे हमें स्टेलर इवोल्यूशन और थोड़ा थोड़ा हमें यूनिवर्स के इवोल्यूशन की भी बात करनी पड़ेगी। यूनिवर्स का जन्म आप जानते हैं बिग बैंग नाम के एक इवेंट से हुआ। तो बिग बैंग के बाद हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रोटॉन्स तो बहुतायत में मौजूद थे। प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास नहीं भी है, मैं केवल न्यूक्लियस की बात करता हूँ, ठीक है, बाद में वो इलेक्ट्रॉन का हमारे इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। बिग बैंग के बाद आप पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। वो प्रोटॉन्स किसी किसी इलाके में एक बड़े बड़े उन्होंने गैस क्लाउड बना दिए, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, 10 पावर इस ऑर्डर के 10 पावर 57 या इससे भी कई ज़्यादा प्रोटॉन्स आपके पास एक जगह हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण वो धीरे धीरे कंबाइन हुए, करीब आए, जैसे से करीब आए कोलिजन के कारण इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा। एक बार इस गैस का टेम्परेचर सफिशेंटली हाई हो गया 10 पावर 8 या 10 पावर 9 केल्विन के ऑर्डर का, तो फ्यूज़न शुरू हो गया। माना फ्यूज़न PP साइकिल ही हुई, फ्यूज़न एक बार शुरू हो गया तो फ्यूज़न का मतलब आप एक विस्फोट सोचिए, एनर्जी निकल रही है। तो अब जो स्टार जिसे हम कहते हैं, स्टार ने अब लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, रेडिएशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो स्टार एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ग्रेविटी उसे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, लेकिन उसके कोर में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनके कारण, जो विस्फोट के कारण एनर्जी निकल रही है, वो स्टार को एक्सपैंड करना चाह रही है। तो स्टार इस समय एक डायनामिकल इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब दो फोर्सेस जो हैं अपोजिट नेचर के, ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है और ये विस्फोट जो हैं ये इसे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इन दोनों के कारण वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अपने सन को आप इस समय सोच लें, सन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं अगर फ्यूज़न प्रोसेस बंद हो जाए तो वो ग्रेविटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, लेकिन इस समय सन के अंदर लगातार विस्फोट हो रहे हैं। उसके सेंटर में कितने विस्फोट का मतलब फ्यूज़न, इतने 10 पावर 38 साइकिल्स पर सेकंड चल रही हैं, तो इनके कारण उसमें
लगातार उसकी एक्सपेंशन की टेंडेंसी है। तो ओवरऑल ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस समय ऑन एवरेज, ना एक्सपैंड कर रहा है। तो सन इस समय क्या है, स्टेबल। तो ऐसा किसी भी स्टार के साथ होता है। ओके, फिर इसमें आपने थोड़ा बहुत जनरल लिटरेचर में या पिछली क्लासेस में थोड़ा क्वालिटेटिवली पढ़ा होगा। ग्रेजुअली सन के अंदर ये पीपी साइकिल देर से देर ख़त्म हो जाएगी। जब पीपी साइकिल ख़त्म हो जाएगी तो सन के अंदर ये एनर्जी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा, सन या किसी और स्टार के अंदर भी। और एक बार एनर्जी प्रोडक्शन ख़त्म हो गया तो फिर ग्रेविटी की जीत होगी। ग्रेविटी की जीत होगी तो स्टार और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे जैसे फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा टेम्परेचर और राइज़ करेगा। और अगर टेम्परेचर राइज़ करता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उस स्टार के अंदर अब कोई दूसरी फ्यूज़न साइकिल स्टार्ट हो सके। तो स्टार की जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो इस तरह से होती है। इनिशियली स्टार शायद पीपी साइकिल से स्टार्ट होगा, फिर डिपेंडिंग ऑन उसका मास कितना है, पीपी साइकिल एक बार ख़त्म हो गई तो उसके अंदर कोई दूसरी साइकिल, सीएनओ साइकिल या दूसरी न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस स्टार्ट होके उस स्टार छोटा हो सकता है लेकिन उसका टेम्परेचर हायर, और इस तरह से वो अपने इवोल्यूशन की अलग अलग स्टेज में जाता है। और इसी इवोल्यूशन की जो फाइनल स्टेजेस होती हैं वही आपकी वाइट ड्वार्फ, ब्राउन ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स वगैरह आती हैं। तो थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग लिटरेचर, आप क्वालिटेटिवली पढ़ें तो स्टेलर इवोल्यूशन जो है वो इस तरह से होता है। ओके, तो अब सवाल ये आता है, लेकिन असली सवाल ये था, ये सन के अंदर अगर सन या किसी और स्टार के अंदर अगर सीएनओ साइकिल चलती है, ये कार्बन कहाँ से आया? चलो प्रोटॉन हमने मान लिए, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में सब जगह प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन इनिशियल जो स्टार्स फॉर्म हुए होंगे, प्रोटॉन ठीक है, प्रोटॉन कंबाइन होके ये हीलियम न्यूक्लियस तो बना रहे हैं, पर कार्बन कहाँ से आया? हमारे यूनिवर्स में कार्बन कहाँ से आया सीएनओ साइकिल के लिए? और केवल कार्बन की बात नहीं है, हमारे अर्थ पे तो हमें इतने सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के, और संभवतः बाकी यूनिवर्स में भी मिलते होंगे, सोलर सिस्टम में मिलते हैं, बाकी यूनिवर्स में भी होंगे। ये कहाँ से आए? अगर इनिशियली केवल प्रोटॉन्स थे तो प्रोटॉन से हीलियम तो समझ आ गया, हीलियम समझ आ गया तो हीलियम के आइसोटोप्स भी बीच में बन रहे हैं, और हीलियम के आइसोटोप्स बन रहे हैं तो हो सकता है रेडियो एक्टिव अगर ये होते हों तो इनसे जो बाकी इसके नज़दीक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो समझ आते हैं। पर ये कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ से आए भाई? स्टार्स के अंदर ये वाली फ्यूज़न प्रोसेस भी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर दो हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन होके Be8 बेरिलियम 8 भी बना सकते हैं, और बेरिलियम 8 फिर से एक हीलियम से कंबाइन होके कार्बन 12 का न्यूक्लियस बना सकता है। ये सब फ्यूज़न प्रोसेस हैं। इनिशियल स्टार्स में सबसे पहले बिग बैंग के बाद जो स्टार बने होंगे उनमें तो पीपी साइकिल ही चली होगी, क्योंकि तब आपके पास केवल प्रोटॉन्स थे, तो प्रोटॉन ने कंबाइन होकर पीपी साइकिल से 2He4 बनाया होगा। पर ग्रेजुअली फिर बाद में वो स्टार में जब पीपी साइकिल बंद हुई होगी वो स्टार और कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, टेम्परेचर बढ़ा होगा, और एक बार टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई हो गया होगा तो फिर इतना हाई कि अब दो हीलियम न्यूक्लियस के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगता है कूलाम्बिक, उसको ओवरकम करके वो फ्यूज़न करके बेरिलियम, या फिर बेरिलियम के साथ फिर से एक और हीलियम कंबाइन होकर कार्बन बना सके। तो ये प्रोसेस हम एस्टिमेट हमने किया है लगभग 10⁸ केल्विन के आसपास होती है। ओके, जैसे हमने हाइड्रोजन की फ्यूज़न को हाइड्रोजन बर्निंग कहते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह बर्न हो रहा है, तो इसी तरह से इस प्रोसेस को आप हीलियम बर्निंग कह सकते हैं। अरे हीलियम बर्न हो रहा है, हीलियम बर्न होके बेरिलियम भी बना सकता है, और थोड़ा और हीलियम बर्न होके कार्बन भी बना सकता है। तो जो हैवियर न्यूक्लियस हैं वो जो आपके इनिशियल स्टेज में पीपी साइकिल से हीलियम प्रोड्यूस हुई उसकी बर्निंग के कारण अगेन ठीक है, ये जो मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। अलग अलग न्यूक्लियस, आपको लगभग 100 डिफरेंट न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एटॉमिक नंबर्स 1 से 100 से थोड़ा ऊपर है, पर लेट मी से 100। ये 100 न्यूक्लियाई कहाँ से आए? अगर शुरुआत में बिग बैंग में केवल आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था तो बाकी कहाँ से आए? बाकी लगातार फ्यूज़न की प्रोसेस से आ रहे हैं। लेकिन फ्यूज़न की प्रोसेस से सारे न्यूक्लियाई नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्यूज़न की प्रोसेस, फिर से बाइंडिंग एनर्जी कर्व को आप देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं बोलना भूल गया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व का मैक्सिमम लगभग A=60 के आसपास आता है। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है आयरन या कोबाल्ट का होता है, उनका मास नंबर लगभग 60 के आसपास होता है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो मैक्सिमम है वो 60 के आसपास बनता है। अब हमने कहा फ्यूज़न की प्रोसेस इसलिए होती है ताकि न्यूक्लियाई कंबाइन होकर ज़्यादा स्टेबल बन सकें, इस कर्व में और ऊपर की तरफ पहुँच सकें। तो टॉप मोस्ट पॉइंट इस कर्व का लगभग 60 के आसपास है। तो फ्यूज़न, ये वाले न्यूक्लियाई कंबाइन होकर ये वाला न्यूक्लियाई बना सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ऊपर है। ये वाला माना ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम कंबाइन होकर बेरिलियम बना सकते हैं, बेरिलियम से कंबाइन होकर फिर कार्बन बन सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
धीरे धीरे ये न्यूक्लियस बनने की संभावना है फ्यूज़न से, अगर टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई है। लेकिन एक बार आप आयरन तक पहुंच गए फ्यूज़ करते करते, फिर फ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होगी। तो फ्यूज़न से हम न्यूक्लियोसिंथेसिस को समझ सकते हैं। अलग अलग न्यूक्लियस हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आए, हमारे सोलर सिस्टम में या अर्थ में ये दिख रहे हैं, तो ये कहाँ आए, ये किसी स्टार में या किसी स्टार्स में फ्यूज़न की प्रोसेस से हुए होंगे। ऐसे अगर मैं इन प्रोसेसेस को फिर से कंबाइन करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, तो 3 हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन होके कार्बन 12 का न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो जो मेरा सवाल था, अच्छा कार्बन तो यहाँ से आता है, इनिशियली पीपी साइकिल चली होगी, उससे हीलियम प्रोड्यूस हुआ, देर सवेर उस स्टार में फिर हीलियम की बर्निंग शुरू हुई होगी, और हीलियम की बर्निंग से बेरिलियम भी आया होगा और कार्बन वगैरह भी आए होंगे। और फिर अगर आप इसी तरह से कार्बन में हीलियम के और न्यूक्लियस ऐड करते रहें, तो उससे ऑक्सीजन भी बन सकता है, और नियॉन, ऑक्सीजन 16, नियॉन 20 और बाकी। ठीक है, आप यहाँ पे एक आध चीज़ों का पैटर्न देखिए। और अगर आपके पास और हायर टेम्परेचर हो तो कार्बन और ऑक्सीजन की बर्निंग भी हो सकती है। इसको तो मैं, जो ये ऑक्सीजन बन रहा है, माना मैं इसको कहूँ 8O16 कैसे बन सकता है, 6C12 में अगर आप 2He4 ऐड कर दें, एक और हीलियम अगर इसके साथ ऐड हो जाए तो ये न्यूक्लियस बन जाएगा, एक और हीलियम ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर धीरे धीरे स्टार्स के बढ़ रहे हैं, माना आपका इनिशियल गैस क्लाउड इतना बड़ा था, पहले पीपी साइकिल चली, फिर पीपी साइकिल बंद हुई, फिर दूसरी साइकिल चली, फिर स्टार और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टेम्परेचर और बढ़ा, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, अगर लगातार आपकी हायर और हायर न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं, तो बाद में ये प्रोसेस भी होने लगती है कुछ स्टार्स में। इस प्रोसेस को होने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। अगर आपका स्टार बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तभी ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। यहाँ सीधे सीधे 2 कार्बन के न्यूक्लियस कंबाइन होके सीधे एक Ne20 का न्यूक्लियस बना रहे हैं, कार्बन 12, 24 न्यूक्लियॉन्स, 20 इसमें चले गए और एक हीलियम न्यूक्लियस आपका लिबरेट हो जाएगा। या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके सीधे सिलिकॉन का न्यूक्लियस भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस से आप समझ सकते हैं, अच्छा कैसे हमारे स्मॉलर न्यूक्लियाई प्रोटॉन से बाकी न्यूक्लियाई कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं क्योंकि हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अब हीलियम है, हीलियम से कंबाइन होके बी बना या सी बना, और सी से हीलियम कंबाइन हुआ या सी कंबाइन हुआ, इन सब का जो एटॉमिक नंबर है ये इवन है, मास नंबर भी इवन है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, इवन, या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। इसका मतलब अगर इस प्रोसेस से हमारा न्यूक्लियस बनते हैं तो सारे न्यूक्लियस का Z क्या होना चाहिए, इवन। लेकिन आप फिर ये सोच सकते हैं वो जो आपके न्यूक्लियस बने उनमें से कुछ रेडियोएक्टिव है, तो रेडियोएक्टिविटी के कारण वो स्मॉलर न्यूक्लियाई बना सकते हैं, बट ज़्यादा मात्रा किन वालों की होगी, ये इवन न्यूक्लियाई की। और ये अर्थ पे आपको अभी भी देखने को मिलता है। अर्थ पे अगर आप, ये अर्थ या इवन पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम देखें, ज़्यादातर न्यूक्लियस हमें वो देखने को मिलते हैं स्मॉलर मास नंबर वाले, 60 से नीचे वाले, जिनका Z नंबर इवन होता है। तो वो कुछ हद तक यहाँ से समझ आता है, ओके। ये क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर इस तरह से हो रही है तो हमेशा 2He4 ऐड हो रहा है बेसिकली, तो 2He4 ऐड होगा 2, तो 2 ऐड होता जा रहा है, तो आपको इवन नंबर्स वाले ही न्यूक्लियाई ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, न्यूक्लियोसिंथेसिस से हम प्रोटॉन से स्टार्ट करके हायर न्यूक्लियाई बना सकते हैं, पर ये प्रोसेस केवल आयरन 56 तक चल सकती है, क्योंकि आयरन जो है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आयरन के बाद फ्यूज़न की प्रोसेस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आप फिर से नीचे की तरफ आएंगे, आपका फाइनल स्टेज ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। तो फ्यूज़न की प्रोसेस आपको मैक्सिमम आयरन के न्यूक्लियस तक बना के दे सकती है। तो आप सोचिए, आपके पास इनिशियल यूनिवर्स में कई स्टार्स थे और सबके सब में जो लास्ट का फ्यूज़न का प्रोडक्ट था, सब में आयरन बना। आयरन से ऊपर के प्रोडक्ट्स बनते हैं लेकिन वो दूसरी प्रोसेस है, फ्यूज़न से नहीं बनेंगे। तो सारे स्टार्स में आके लास्ट में फ्यूज़न की प्रोसेस आयरन पे आके रुक गई। तो अब हमारी यूनिवर्स में सबसे बहुतायत में कौन सा वाला मटेरियल होगा आफ्टर हाइड्रोजन, आयरन टाइप का, ओके। तो ये भी देखने को मिलता है अगर आप अर्थ इन्वायरमेंट या सोलर इन्वायरमेंट में देखें, सोलर सिस्टम इन्वायरमेंट में देखें, आयरन जो है बाकी न्यूक्लियाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो हमें सोलर इन्वायरमेंट या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखने को नज़र आती हैं, ये भी न्यूक्लियोसिंथेसिस के साथ मैच करनी चाहिए। न्यूक्लियोसिंथेसिस होना है, हमारे यूनिवर्स में हुआ है न्यूक्लियोसिंथेसिस, लेकिन रिलेटिव रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं, जो हमें अर्थ में देखने को या सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं, वो भी न्यूक्लियोसिंथेसिस की थ्योरी को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो ये जो थ्योरी है, जिसको हम बहुत क्वालिटेटिवली यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत डीप एनालिसिस इसके लिए चाहिए होता है, हमें अलग अलग रिएक्शन रेट की ज़रूरत पड़ती है। ये कार्बन अगर है
तो ये कितनी तेज़ी से कंबाइन होकर इस प्रोसेस को करता है, और ये कार्बन खुद कितनी तेज़ी से प्रोड्यूस हुआ होगा। ये कार्बन अगर ऐसी प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारे रेट ऑफ रिएक्शंस को ध्यान में रख के न्यूक्लियोसिंथेसिस के जो मॉडल्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं जो हमारे यूनिवर्स में आज की डेट में, यूनिवर्स में मतलब एटलीस्ट सोलर सिस्टम में जो हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ न्यूक्लियाई देखने को मिलती है, उसको ये मॉडल्स एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये न्यूक्लियोसिंथेसिस का बेसिक मॉडल इस तरह से हम समझ पाते हैं कि हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होकर हीलियम बना, फिर हीलियम उनके साथ कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियस, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्रोसेस केवल आयरन तक चल सकती है। तो अब सवाल ये आया, अर्थ पे ही देख लें तो हमें तो आयरन से ऊपर के न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं है पर न्यूक्लियस तो हैं आपके पास। लेड तक तो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, लेड बिस्मिथ तक, और उसके ऊपर तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो फिर ये हैवियर न्यूक्लियस कहाँ से बने? लगभग A = 260 तक के न्यूक्लियस हमारे पास हैं आज की डेट में। तो ये न्यूक्लियस कहाँ से आए? हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कैलिफोर्नियम का एग्जांपल दिया था, वो तो नेचर में नहीं देखने को मिलता है। संभवतः अगर रहा भी होगा तो अब ख़त्म हो गया होगा, पर माना वो नहीं भी था नेचर में जो बाकी एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये कहाँ से आए? फ्यूज़न तो केवल इस वाले न्यूक्लियस तक बनाता है। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो होती है न्यूट्रॉन कैप्चर की। कोई बड़ा न्यूक्लियस है और उस पर अगर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करें, माना आयरन का न्यूक्लियस बन गया, तो आयरन के न्यूक्लियस पे अगर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग हो तो आयरन का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर सकता है। और फिर आप जानते हैं न्यूट्रॉन सूटेबली प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं कि आया तो न्यूट्रॉन, लेकिन बाद में वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ग्रेजुअली आपके हायर और हायर, और ये न्यूट्रॉन कैप्चर की प्रोसेस अगर लगातार चलती रहे तो आपके हायर और हायर न्यूक्लियस धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। ओके, दिस वीडियो हैज़ टर्न्ड ब्लैक। मैं यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं इमीडिएटली दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके साथ।